आज भी ऐसे कितने अनजान गांव, अनजान ठिकाने हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जहां सूरज ढलने के बाद कदम रखना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है। एक ऐसा गांव जहां लोग जाने से भी डरते हैं, जहां छल होता है, छलावा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी दिन एक ऐसे ही कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। विकास, रशीद और मैं, मेरा नाम आकाश है। हम तीनों बचपन के दोस्त थे और कई दिनों से कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे। हम तीनों में से रशीद उन दिनों दुबई में जॉब कर रहा था और इसी वजह से हम तीनों मिल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार हमने एक साथ नाइट कैंपिंग या ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोचा। सबकी अपनी अपनी फैमिली थी, सबके अपने अपने जॉब थे और इसीलिए हमारा प्लान बार बार फेल हो रहा था। आखिरकार 5 साल बाद हमारा एक प्लान बना। राशिद ने हमें दुबई आने के लिए कहा और हमने 5 दिन के ट्रिप का प्लान बनाया, जहां हम अलग अलग जगहों पर घूमने, ट्रेकिंग और कैंपिंग करने वाले थे। पहले 4 दिन हम अरब के कई जगहों पर घूमे। चौथे दिन हम शारजा की फोसिल रॉक, इस जगह पर कैंपिंग के लिए रुके थे। लाल रेत के टीले और रेगिस्तानी पक्षी फोसिल रॉक, इस जगह की खासियत है। चट्टानी रास्ते और विशाल रेत के टीले इस एरिया के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। तब वहां कैंपिंग करते हुए हमें एक जगह के बारे में पता चला जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर थी, अलमदा। शायद मैं इस जगह का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जो लोग वहां पर गए हैं वो इस जगह को जरूर जानते होंगे। रेगिस्तान की रेत में दफन एक गांव। वो हमारे घूमने फिरने का आखिरी दिन था और उस दिन हम बस घूमने फिरने के इरादे से वहां जाने के लिए निकल पड़े थे। हमें नहीं पता था हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। गांव के बारे में रशीद को थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, बाकी हमें से कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। यह उस समय की बात है जब इंटरनेट और मोबाइल का इतना चलन नहीं था, जब कुछ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे और हम तीनों में से कोई भी उस वक्त इतना अमीर नहीं था। जिस गांव की तरफ हम जा रहे थे उस गांव का नाम रशीद ने बस 1-2 बार ही सुना था। लोग उसे रेत में दफन हुआ गांव कहते हैं। उसने उस गांव के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां सुन रखी थी। कहते हैं कि भूत और अदृश्य ताकतों ने वहां रहने वाले लोगों को गांव से निकाल दिया था। 70 के दशक में इस गांव का निर्माण हुआ था और 20 साल बाद यानी 1990 तक ये गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। एक हंसता खेलता गांव धीरे धीरे शांत हो गया। देखते ही देखते रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। गांव खाली होने के पीछे एक कहानी ये भी है कि ये जगह जिन्नों द्वारा प्रेत बांधित है जो लोगों पर कब्जा करते हैं। वहां रहने वाले लोगों का यह मानना था कि वहां की रेत में कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो अंधेरा होने पर घरों पर हावी हो जाती है और इसी कारण से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। जब हमने रशीद से कहानियां सुनी तो हमें कौतूहल जाग गया और हमारे प्लान में एक और जगह ऐड हो गई। जाते जाते हमने उस जगह को देखकर जाने का फैसला किया। जब हम उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे तब हमारे पास ना कोई कैमरा था और ना ही कोई मोबाइल था। बस कैंपिंग का जरूरी सामान, खाने पीने की कुछ चीजें ही थी। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए चाकू, खंजर वगैरह और टॉर्च लाइट थी। जब हम रेत के टीलों को पार करके वहां पर पहुंचे तो वहां जाते ही सबसे पहले पूरे इलाके में उस फैली भयानक खामोशी ने हमारा स्वागत किया। ये पहला एहसास ही सच में बहुत डरावना था, लेकिन जब भी हम ऐसी भूता जगहों पर खोज करने जाते हैं तो ऐसा लगना स्वाभाविक होता है। वैसे दिन में अगर वहां जाओ तो बस टूटे मकान, टूटी दीवारें और दूर दूर तक फैली बस रेतीली जमीन ही दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं कि अंधेरा होने पर वो जगह जाग जाती है, बदल जाती है, अंधेरे में सांस लेने लगती है। उस वक्त शाम के 4 या 4:30 बज रहे थे जब हम तीनों वहां पहुंचे थे। हमारे पास बस 1 घंटा था। हमें उस घंटे भर में ही वहां घूमकर
घर की ओर रवाना होना था। वहां कुछ दूर आगे हमें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पर धुंधले शब्दों में कुछ लिखा था। सिर्फ राशिद ही अरब भाषा पढ़ सकता था, इसलिए उसी ने वो बोर्ड पढ़ा था। निषिद्ध क्षेत्र मतलब प्रोहिबिटेड एरिया। और उसी के नीचे किसी ने छोटे अक्षरों में काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो लिखावट इतनी खराब थी कि ठीक से पढ़ा तक नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लिखते वक्त लिखने वाले का हाथ थर थर कांप रहा होगा। रशीद बोर्ड के पास जाकर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। अंधेरा होने पर आगे ना जाए, अपनी मौत को बुलावा ना दे। वो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मन में एक घबराहट थी, लेकिन साथ ही कौतूहल भी था। रशीद ने वापस हमारे पास आते हुए कहा, अरे बोर्ड पर नीचे लिखा है कि अंधेरा होने पर आगे न जाए और अपनी मौत को बुलावा ना दे। हमने इस बात को मजाक में ले लिया। विकास भी हंसते हुए बोला, अरे इस बोर्ड से क्या डरना, लोग तो कुछ भी लिख जाते हैं, और वैसे भी अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो अंधेरा होने से पहले ही यहां से चले जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसी पल हमारे सामने रेत के बीच से एक सांप रेंगता हुआ चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें उस गांव में जाने से रोक रही हो। मैं और विकास दोनों ने चौंकते हुए रशीद की तरफ देखा, लेकिन रशीद ने विकास को आगे धक्का देते हुए कहा, अरे चलना, ऐसे सुनसान वीरान जगह पर सांप नहीं होंगे तो क्या डायनासोर होंगे। रशीद की इस बात पर विकास भी हंस पड़ा। हमने बोर्ड पर लिखी बात की परवाह ही नहीं की और हम रेगिस्तान की रेत में अपने पैर धंसाते हुए आगे चलने लगे। कुछ ही दूरी चलने के बाद शायद हमने गांव की सीमा पार कर दी थी। वहां कुछ टूटे गेट जैसी एक बनावट थी। जैसे ही हमने गांव की सीमा पार की, हवा अचानक से तेज हो गई, लेकिन ये कोई नॉर्मल हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गूंज थी जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। हवा के साथ साथ रेत के कण हमारे चेहरे को छू रहे थे और उसी के साथ हवा की एक हल्की सी साएं साएं करती आवाज कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास ही घूम रही हो, हमसे कुछ कहना चाहती हो। रशीद ने सामने खंडर जैसी जगह को दूर से ही देखते हुए कहा, यार ये जगह बड़ी ही दिलचस्प लग रही है। सुना है कि काफी साल पहले यहाँ जो लोग रहा करते थे वो अचानक इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। कुछ अदृश्य शक्तियों ने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और वो लोगों पर हमला करने लगी थी। रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। अजीब बात है ना? अरे इसमें अजीब बात क्या है, ये तो ठीक हमारे कुलधरा जैसी कहानी है। वो गांव भी रातों रात खाली हो गया था, लेकिन यह जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही है। टूटी बिखरी दीवारें हैं, रेत के टीले हैं और उसी रेत में डूबे टूटे मकान हैं। देखने में तो मजा आएगा। विकास ने रशीद की बात का जवाब दिया। मैंने कुछ देर सोचकर उनसे कहा, देखो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत शांति है, गहरा सन्नाटा है और हमें इसकी आदत नहीं है। शायद इसीलिए हमें ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। हम बस आसपास थोड़ा घूमेंगे, आधा घंटा इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जैसे ही सूरज डूबना शुरू हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? रशीद और विकास दोनों ने मेरी बात पर सहमति जताई। वो सारे खंडरनुमा मकान एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर बने थे। सभी घरों की बनावट एक जैसी ही थी। हम घरों में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ घर आधे तो कुछ पूरी तरह से रेत में दफन थे। हमने कुछ घरों के अंदर जाकर भी देखा। घरों के अंदर भी रेत भरी पड़ी थी। सीलन से भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे थे। वहां किसी भी घर का कोई दरवाजा या खिड़की ही नहीं थी, बस उनकी फ्रेम्स बची थी। वैसे इन सब में इतनी डराने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां के वातावरण में एक अजीब तरह की घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहां पर कोई आया ही ना हो। मैंने धीरे से कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। और वो देखो, वहां दूर आगे किसी का बंगला है शायद। रशीद ने मेरे सर पर मारते हुए कहा, अबे पागल, बंगला नहीं है वो एक मस्जिद है। वहां हर पल एक अजीब सी बेचैनी और दबाव महसूस हो रहा था। उन घरों को अंदर बाहर देखने में कितना ही वक्त चला गया, हमें पता ही नहीं चला।
समय बीतने के साथ साथ हमारे कदम भी तेज हो रहे थे। विकास अचानक एक जगह पर रुक गया और हमसे कहने लगा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? हम दोनों भी उसी जगह पर रुक गए और किसी अनजान आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। हवा की सीटी के बीच ऐसे लगा जैसे हमें एक हल्की सी हंसी सुनाई दे रही है। मैंने उन दोनों को कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रशीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यार तू भी ना, अरे ये सब हमारे दिमाग का खेल है, ये कोई हंसी नहीं थी। ये बस इन टूटे दरवाजों और खिड़कियों से बह रही हवा की गूंज है। और वैसे भी सूरज डूबने में अभी काफी वक्त है, थोड़ी देर और रुकते हैं यार। हमने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया और हम टूटी बिखरी दीवारों और दरवाजों के बीच से होते हुए और अंदर चलते गए। कुछ दीवारें तो 7-8 फीट ऊंची थी तो कुछ बस 3 या 4 फीट ही थी। किसी दीवार की दूसरी तरफ देखते तो हमें बस एक और घर और एक और नई दीवार दिखाई पड़ती। ये किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। तब विकास ने एक जगह रुककर आसपास गौर से देखते हुए कहा, क्या ये वही जगह है जहां से हमने शुरुआत की थी? रशीद ने भी एक नज़र सब तरफ देखा और कहा, अरे यार यहाँ की हर जगह एक जैसी ही दिखाई दे रही है, बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने दीवार पर पड़ रही लाल रोशनी को देखा और फिर उन दोनों से कहा, आसमान में सूरज की लाल रोशनी फैल रही है। अंधेरा होने में शायद बस कुछ ही वक्त बचा होगा, हमें अब यहां से निकलना होगा। रशीद ने हाथ की घड़ी में देखकर सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे है, हम 5:30 बजे तक यहां से निकल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ के घरों के सामने पत्थरों से रेत पर कोई आकार या निशान बनाते हैं, ताकि अगर हम दोबारा यहाँ पर लौट कर आए तो हमें पता चल जाएगा और फिर हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। मैं तो जाने से पहले बस इस मस्जिद को देखना चाहता हूँ। विकास उस बात को गुड आइडिया कहकर पत्थरों से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाने लगा। वो देखकर मैंने और रशीद ने भी उसकी मदद की और फिर से हम आगे चलने लगे। कुछ 10-15 मिनट तक अलग अलग मकानों में घूमने के बाद हम फिर उसी जगह पर आ गए थे जहां पर हमने क्रॉस बनाया था। उस निशान को देखकर हम एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और हमें समझ आ गया था कि हम बार बार उसी जगह पर लौट रहे हैं। क्या ये सच में वही जगह है? हम यहां से आगे क्यों नहीं जा पा रहे यार? विकास ने हमसे पूछा। हम सबको ही एहसास हो गया था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ का हर घर एक जैसा ही था, हर मकान की बनावट एक तरह की थी। मकानों के अंदर बाहर अजीब अजीब से निशान बने थे, दीवारों पर खरोचने के और पंजों के निशान जो कि अचानक से दिखाई पड़ते थे। वो सब देखकर विकास शांत हो गया और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुम लोगों ने वो देखा क्या? उसने घबराते हुए पूछा। सामने वाले घर के पास से कुछ गुजरता हुआ अंदर चला गया, शायद कोई औरत थी यार। हम सबने उसी तरफ देखा जहां विकास इशारा कर रहा था। वहां कुछ तो था जहां पर हमें एक परछाई सी घर की चौखट के अंदर जाती हुई दिखाई दी। लगा जैसे वो परछाई मानो रेत सी हवा में घुल सी गई हो। भला कोई औरत अकेले इस वक्त यहां पर क्या कर रही होगी? मैंने गंभीरता से पूछा। इस पर रशीद ने उस तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि यहां कोई नहीं रहता, ये जगह कई सालों से खाली पड़ी है। रशीद ने घबराहट भरी नजरों से उस तरफ देखकर कहा, चलो अब चलते हैं। पर हमें समझ नहीं आ रहा था हम किस ओर जाए। हर घर एक ही जैसा था। हम जिस भी घर से बाहर निकलते हमें आगे एक और घर दिखाई देता था। हम बार बार उसी जगह पर आ रहे थे। समय अब पहले से ज्यादा तेज बहने लगा था। रशीद से ज्यादा तो हम दोनों घबराए हुए थे। इस गांव में कुछ तो था जो हमें यहां से निकलने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रोशनी और भी कम होने लगी थी। वातावरण में एक घुटन सी फैल रही थी। हमारे पास रोशनी के नाम पर बस 3 टॉर्चेस थे। आसपास का माहौल बहुत तेजी से बदलने लगा था। गांव और भी सुनसान और वीरान होते जा रहा था। हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी, शमशान से भी ज्यादा भयानक खामोशी।
हम कैसे तैसे घर के बाहर आकर रेत पर चलने लगे। घर से बाहर आते ही हम सबने ऊपर देखा। आसमान में काली स्याही जैसा अंधेरा फैल रहा था। विकास ने अपनी बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर कहा, एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं। हमारे दोनों तरफ रेत में धंसे हुए मकान थे और उस वक्त शायद हम घरों के ठीक बीचों बीच ही खड़े थे। मैंने उन दोनों से कहा, हमें चलते रहना होगा, हम कहीं ना कहीं जरूर बाहर निकल जाएंगे, और अगर हम किसी घर के पास से गुजरते हैं तो वहां बस निशान बनाते चलो। जहां भी हमें निशान दिखाई देगा हम उस मकान के गलियारे को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ जाएंगे, और फिर हम हर गलियारे में निशान बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। हम रेत में पैरों को धंसाते हुए तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे। उसी के साथ साथ समय दुगनी तेजी से बीत रहा था। समय बीतने के साथ ही आसमान घने काले बादलों से घिर चला। एक काली स्याही सी आसमान में घुलती चली गई। जहां इतनी देर से हमें लग रहा था कि अंधेरा होने में अभी काफी वक्त बचा है, वहां बादलों ने कुछ ही पल में माहौल को अचानक से बदल दिया था। हमारी नजरों के सामने ही कुछ ही देर में सब घने अंधेरे में डूब गया। हम और तेजी से चलने लगे। हम सबने अपनी अपनी टॉर्च चालू की। हम शायद उन घरों को काफी पीछे छोड़ चुके थे। हमारे टॉर्चेस की रोशनी जहां तक भी जा रही थी वहां हमें बस रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी। मैंने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, ये रास्ता किस तरफ है? हम साला कब से चल रहे हैं? हम वहां करीब आधा घंटे से चल रहे थे। रशीद ने टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम बस खतरे से बाहर ही हैं। हम उस जगह को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, बस हमें अब रास्ता ढूंढना है। और चलते चलते हमने सामने देखा। हमारी टॉर्च की रोशनी जहां भी पड़ रही थी वो एक दीवार थी। रशीद ने घबराते हुए टॉर्च को हर तरफ घुमाया। हमारे आसपास हर तरफ रेत में धंसे हुए मकान थे। उस जगह को देखकर विकास के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अब क्या हम फिर उसी जगह पर आ गए? अचानक से आसमान गरजना शुरू हो गया। तेज हवा के साथ साथ बादल गरजने लगे। कड़कड़ाती बिजली की तेज चमक ने पूरे गांव को कुछ पल के लिए रोशन किया, और उन्हीं चंद पलों में हमने देखा कि गांव के हर घर की टूटी खिड़की से कोई हमें झांक कर देख रहा था। कई सारी आंखें, चमकती आंखें। एक पल के लिए उनके चेहरे तेज रोशनी में चमक उठे और फिर से अंधेर काली स्याही में घुल गए। एक पल में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भागो यहां से, भागो! रशीद जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों उसके पीछे दौड़ने लगे। बिजली की चमक से अंधेरा और भी घना महसूस होने लगा था। हम दौड़ तो रहे थे, पर हर बार वही गलियां, वही रास्ते, उसी मोड़ पर हम तीनों आकर रुक जाते थे। हमें पता ही नहीं था हम कहीं जा भी रहे कि नहीं, बस वहीं गोल गोल घूम रहे थे। उस खंडर जैसी दीवारों ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया था। बाहर जाने का रास्ता अब जैसे गायब ही हो चुका था। भागते भागते हम एक दीवार से सटकर खड़े हो गए। रुको, भागने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम बार बार फिर से घूमकर उसी गलियारे से गुजर रहे हैं, बार बार वही जगह। हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। विकास काफी घबराया हुआ था। क्या? अरे वही तो हम लोग कर रहे हैं, पर कोई रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी टॉर्च की रोशनी अब झपकने लगी थी। दिमाग सुन पड़ चुका था। तभी अचानक से हमें कहीं से एक आवाज सुनाई दी, जैसे वहां रेत में कुछ रेंग रहा हो। हम तीनों ने टॉर्च की रोशनी में देखा। हमसे कुछ ही दूरी पर एक बच्चा रेंगते हुए जा रहा था। रशीद ने हम सबको शांत रहने का इशारा किया। वो बच्चा बस रेंग रहा था और अचानक ही उसने मुड़कर हमारी ओर देखा और हमें देखकर अजीब सी आवाज में रोने लगा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जला हुआ चेहरा, और उसके चेहरे पर जलने से लाल लाल छाले पड़े हुए थे। आंखें सफेद और मुंह से खून टपकता हुआ। और उसे देखकर
उसकी भयानक आवाज को सुनकर हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, हाथ पैर थर-थर कांपने लगे। हम वहीं एक घर के अंदर छुपने चले गए और हमने खिड़की से छुपकर बाहर देखा और देखते ही देखते वो बच्चा रेंगता हुआ किसी सांप के जैसे रेत के ढेर में घुस गया। मेरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ पड़ी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी वहां के गहरे सन्नाटे में एक आवाज गूंज उठी।